हाथों में जहर की शीशी और आंखों से बहते आंसू। ऐसा क्या हुआ मधुलता के जीवन में जो उसे इस मुकाम तक ले आया? जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। शहर की चकाचौंध से दूर और प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा गांव नंदपुर। उसी गांव में एक हंसता खेलता छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया और मधुलता के पिता एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क थे। माता गृहिणी थी और साथ में खेत खलियान भी देखा करती थी। मधुलता को सब प्यार से मधु कहकर बुलाते थे। मधु के दो बड़े भाई थे। सबसे छोटी और इकलौती बिटिया होने के कारण मधु को खूब प्यार मिला। अपनी लाडली बेटी की हर जिद मधु के पिता पूरी करते थे। उनका कहना था कि एक ना एक दिन तो मधु पराए घर चली ही जाएगी, इसलिए उससे पहले मैं इसको दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मधु को चित्रकारी का शौक था। उसकी चित्रकला देखकर सभी दंग रह जाते थे कि भला इतनी छोटी सी लड़की इतनी अच्छी चित्रकारी कैसे कर लेती है। मधु अपने इस हुनर के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। खैर, मधु का एक शौक और था, पूरी आज़ादी से अपना जीवन जीना। पर अफसोस था कि जितना खुला हुआ मधु का गांव था, उतना खुलापन वहां के लोगों के विचारों में नहीं था। लड़की 20 की हुई नहीं कि विवाह दी जाती थी और शादी के बाद लड़की का घर सिर्फ उसका ससुराल ही माना जाता था। इस सोच का कहीं न कहीं मधु के माता पिता पर भी असर था। मधु को यह सब बात बहुत खटकती थी, पर उसकी मजबूरी यह थी कि वह अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए बार बार शहर जाने की बात कहती। उसका मानना था कि शहर के लोग बड़े आज़ाद किस्म के होते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, जो मन में आए वो करो। यूं ही जीवन बीतता गया और बेटी कब 19 की हो गई पता ही नहीं चला। अब परिवार को मधु की शादी की चिंता सताने लगी। उसने इंटर पास तक की पढ़ाई कर ली थी और अब उसे कॉलेज में पढ़ना था। कॉलेज का नाम सुनते ही तो मानो उसके माता पिता को सांप सूंघ गया था। उनके मुताबिक जवान बेटी को कॉलेज भेजना तो दूर, कॉलेज का नाम लेना भी पाप है। अरे आजकल की लड़कियों को देखते नहीं हो कैसे खुल्लम खुल्ला लड़कों के साथ घूमती हैं। अगर हमारी मधु को भी कॉलेज की हवा लग गई और वो ऐसे ही कहीं भटक गई तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। परिवार ने मधु को कॉलेज जाने के लिए साफ मना कर दिया। यह सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आया और शहर जाकर रहने की उसकी इच्छा और बढ़ गई। अब उसे हर हाल में शहर में रहने के लिए जाना था। कुछ समय बाद घर पर एक पंडित जी आए। उनका कहना था कि वह हाथ देकर किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। पंडित जी खूब खातिरदारी की गई। सब ने अपना अपना भविष्य जानने के लिए हाथ दिखाया। अब मधु की बारी आई। मधु का हाथ देखते ही पंडित जी चौंक गए। सहसा बोल उठे, राजयोग, हाँ हाँ, राज करेगी आपकी बिटिया रानी, राज। भाग इतना उत्तम कि 20 से पहले विवाह तय है और सबसे महत्वपूर्ण बात, सास ससुर का खूब प्यार मिलेगा। सास नहीं माँ होगी, माँ। पंडित जी के मुंह से ऐसे वाक्य सुन मधु के माता पिता गदगद हो उठे। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि अब बिटिया को पराये घर में भी सुख मिलेगा। मधु भी खुश थी, पर उसके मन में अब भी एक सवाल था। उसने धीरज खोकर आखिर में पूछ ही लिया, पंडित जी शहर जाने का कोई योग है? सभी मधु की बात सुनकर हंसने लगे। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल है, तुम बहुत जल्द शहरी बिटिया होने वाली हो। पंडित जी की बात सुनकर मानो मधु शहर के ख्यालों में खो गई। वहाँ कितनी आज़ादी से मैं अपना जीवन जीऊंगी, यही सोच सोच कर वह फूली नहीं समा रही थी। पंडित जी के जाने के कुछ दिनों बाद मधु के लिए एक रिश्ता आया। पंडित जी की बात सच होती नजर आ रही थी। लड़की वाले शहर से थे। मधु के पिता ने उन्हें घर पर आमंत्रित किया। घर पर स्वागत की तैयारियां की जाने लगी। लड़के वाले आने ही वाले थे। परिवार के लोग सारी व्यवस्था संभालने में लगे थे। तभी एक सफ़ेद चमकदार गाड़ी पूरा गांव घूमती हुई घर पर पहुंची। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और लड़का, उसकी माँ और पिता तीनों उतरे। क्या ठाठ बाट से तीनों सज धज कर आए थे। रिश्ते की बात शुरू हुई। लड़के वालों ने मधु को देखते ही पसंद कर लिया। लड़के का पिता बोला, अरे आपकी बिटिया के चर्चे तो पूरे गांव भर से सुनकर आए हैं। ऐसी सरल और संस्कारी बहू भला हमें और कहाँ मिलेगी। हामी भरते हुए उसकी माँ बोली,
हाँ हाँ बिल्कुल, और आप बेफिक्र रहिए, मधु को बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे, बेटी की तरह। ऐसे शब्द सुनकर मधु के माता पिता ने गहरी सांस ली, मानो कोई उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा हो। सगाई की तारीख भी तय हो जाती तो मधु के पिता ने सिर झुकाते हुए कहा, सगाई नहीं, सगाई नहीं, सीधा शादी की बात कीजिए, शादी की। कुछ जोर सा जमाते हुए लड़की का पिता बोल उठा। मधु के पिता कुछ कहते ही उससे पहले ही लड़की की माँ बोल उठी, अजी अगले महीने की 15 तारीख को बड़ा ही अच्छा मुहूर्त है। हमारे पंडित जी कह रहे थे 100 सालों में एक बार आता है ऐसा शुभ मुहूर्त। हम तो कहते हैं अच्छे काम में देरी क्यों, 15 को रख देते हैं शादी। लड़के वाले का इस अंदाज में बोलना सवाल कम और हुक्म ज़्यादा लग रहा था। बेचारे लड़की वाले हर बार की तरह सिर्फ सिर झुकाते रह गए। अब शादी की जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई। इकलौती लड़की की शादी हो और 1 महीना बचा हो तो वैसे ही माँ बाप की हालत खराब हो जाती है। ऊपर से लड़का ठहरा शहरी, कोई कमी ना आ जाए, शहरी बाबू को इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। शादी को कुछ 10-20 दिन बचे थे, तभी अचानक फ़ोन बजा। फ़ोन पर लड़के वाले थे। मधु के पिता ने फ़ोन उठाया और बात करते ही मानो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी ऐसी दशा देख मधु की माँ घबराते हुए फ़ोन करने का कारण पूछने लगी, सब ठीक तो है ना मधु के पापा? वह बोली, हाँ। मधु के पिता ने धीमे से स्वर में कहा, क्या बात थी? लड़के वाले क्या कह रहे थे वो? दरअसल अपने दामाद जी है ना, वो एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेने वाले हैं, उसके लिए 7 लाख रुपए चाहिए। तो उनके पिता कह रहे थे कि अभी पैसे आप दे दीजिए, बाद में हम हिसाब कर लेंगे। 7 लाख? 7 लाख सुनकर मधु की माँ के पैरों तले जमीन सरक गई। हाँ 7 लाख। अब भला हम क्लर्क आदमी कहाँ से 7 लाख लाएंगे? लड़के वालों को मना भी नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, वो अपनी पुश्तैनी जमीन थी ना, उसे गिरवी रख देते हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हो मधु के पापा, और कोई चारा भी नहीं है। 10 दिन में शादी है। अगर लड़के वालों ने अब शादी से इनकार कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मधु को बताए बिना उसके पिता ने जमीन गिरवी रख दी और 7 लाख रुपए दे दिए। अब शादी का दिन आया। शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। अब मधु के विदा होने का समय आया। सभी की आंखें भर आई थी। मधु भी खूब रो रही थी, पर कहीं न कहीं एक सुकून भरी उसकी खुशी उसके भीतर थी, जैसे कोई पंछी सालों बाद पिंजरे से आज़ाद हो रहा हो। और हो भी क्यों ना, उसके शहर जाने की वर्षों की तमन्ना जो पूरी हो रही थी। आखिर में लंबी गाड़ी में बैठकर मधु अपने ससुराल जाने के लिए निकली। मधु ससुराल पहुंची तो बड़े धूमधाम से उसका स्वागत हुआ। पंडित जी की बात सच हो रही थी, पर यह सच्चाई मानो ज़्यादा दिन टिकी नहीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मधु के ससुराल वालों की असल सच्चाई भी सामने आने लगी थी। उसे पता चल गया था कि उसके पिता ने जमीन गिरवी रख 7 लाख रुपए दिए हैं और उन पैसों से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि अय्यासी हो रही है। जब मधु ने इसकी शिकायत अपने ससुराल में की तो सास ससुर ने खूब खरी खोटी सुनाई। उसकी सास कहने लगी, अरे देखो देखो कैसे ससुराल आते ही हवा में उड़ने लगी, बहू रानी साहिबा। अरे तुझ जैसे से हमने रिश्ता जोड़ ही लिया, वरना तू तो कवारी ही मरती या कहीं किसी गांव में ब्याह के बैल जैसी बांधी जाती खूंटे से। दिन भर मधु घर के कामों में लगी रहती और ऊपर से ससुराल वालों के ताने भी सुनती कि पता होता तो ऐसे गांव की गवार बहू नहीं लाते जिसे शहर के बारे में पता ही नहीं है। दिन बीतते गए और उसके हालात खराब होते गए। अब उसके ससुराल वाले उससे कहने लगे कि अगर इस घर में टिकना है तो बोल दियो अपने बाप से कि और 7 लाख रुपए दे जाए। यह बात सुनकर मधु चिल्ला उठी और कहने लगी कि उन्होंने तो दिए थे ना, इतने पैसे कहाँ गए वो सब? मेरे पापा एक छोटे से क्लर्क हैं, भला इतने पैसे कहाँ से लाएंगे वो? मधु का ऐसा गुस्सा देखकर उसका पति उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि सास ने रोक लिया। वह जानती थी कि अगर ऐसा किया गया तो घरेलू हिंसा के मामले में मधु उसके बेटे को जेल के अंदर कर सकती है, पर भला मानसिक उत्पीड़न कोई कैसे देखेगा? वह चालाकी से मधु से कहने लगी, अरे बेटा तुम तो जानती ही हो कि पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हम तो बस तुम्हारे भले के लिए ही एक जगह ज़मीन खरीद रहे थे, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो सोचा कि समधी जी अपने ही हैं, उनसे ले लेते हैं पैसे, फिर कभी चुका देंगे वापस। अब तुम ही बताओ क्या हमने गलत किया? ऐसा कहकर उसकी सास घड़ियाली आंसू बहाने लगी।
मधु अपनी सास की सारी चालाकियों को जानती थी पर कुछ कह ना पाती थी। धीरे धीरे उसके ससुराल वालों की यह सब चालाकियां बढ़ती रही और मधु मानसिक रूप बीमार रहने लगी। उसने कई बार अपने मायके वालों से कहा कि मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मैं इनसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। पर गांव में रहने के कारण उसके मायके वाले डाइवोर्स का नाम सुनते ही घबरा जाते और कहने लगते, बेटा समाज क्या कहेगा, अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो यहाँ लोग हमें जीने नहीं देंगे। उनका कहना भी सही था, पर मधु अब मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ रहने लगी। उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़कर डिप्रेशन का रूप लेने लगी। तभी उसके जीवन में एक छोटी सी खुशी आई। उसे एक बेटी हुई जिसका नाम भी उसने खुशी रखा। पर मानो खुशी की इस दुनिया में आने से उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे। वह कहने लगे कि उन्हें उनका वंशज चाहिए, उन्हें बेटा चाहिए, और अगर मधु नहीं दे सकती तो बता दें, हम अभी उससे डाइवोर्स दिलवाकर उसके बेटे का दूसरा विवाह कर देंगे। मधु इन सब बातों से अब तंग आ चुकी थी। उसका डिप्रेशन अब बढ़ता ही जा रहा था और उसे जीवन बेरंग सा लगने लगा। उसका अब जीने का मन ही नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन जब उसका ससुराल वालों से किसी बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ, वह रात भर खूब रोई। अगले दिन जब वह सब किसी शादी में चले गए तब पीछे से घर में वह और बस खुशी, जो अब 6 महीने की हो चुकी थी, रह गए। रोते रोते उसके मन में आया कि रोज का यूं परेशान करने से अच्छा है क्यों न जीवन को ही एक क्षण में खत्म कर दिया जाए। दुकान से जहर खरीद कर लाई। हाथों में जहर की शीशी थी और आंखों में आंसू। जैसे ही मधु जहर पीने वाली थी तभी उसकी 6 माह की बेटी खुशी, जो पास पर ही लेटी हुई थी और अपनी माँ को देख रही थी, वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसका ऐसा बर्ताव देखकर मधु भी चौंक गई। वह पहले कभी इतना नहीं हंसी थी। मानो कह रही हो कि माँ तुम तो चली जाओगी, पर मेरा क्या होगा, मुझे अंतिम बार हंसते हुए देख। इतना सोचते ही मधु के हाथ से जहर की शीशी टूट गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। यह मैं क्या कर रही थी? मैंने एक बार भी अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मधु को समझ आ गया था कि उसे अब दूसरों के कारण अपनी और अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। उसने तुरंत सुसाइड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। उनके सुझाव के अनुसार मधु ने अपने डिप्रेशन का इलाज शुरू करवाया और साथ ही डाइवोर्स पेपर तैयार करवाए। उसका ऐसा व्यवहार देखकर उसके ससुराल वालों की होश उड़ गए कि भला गांव की लड़की भी इतना कुछ कर सकती है। उसकी सास फिर घड़ियाली आंसू बहाने लगी, पर अब मधु इन आंसुओं के सामने पिघलने वाली नहीं थी। मधु को उसके घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा समाज क्या कहेगा, तुम अकेली कैसे जियोगी, कैसे अपनी बच्ची का पालन पोषण करोगी। पर मधु के पास अब हर बात का उत्तर था। वह जानती थी कि समाज उसके मरने पर एक दिन भी उसे याद नहीं करेगा और न ही उसकी बच्ची को देखेगा। आखिर में उसने डाइवोर्स ले लिया और कानून के अनुसार बच्ची पर उसका अधिकार हो गया। मधु ने वापस गांव जाने से इनकार कर दिया। वह खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की और साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। कॉलेज खत्म होते ही मधु ट्यूशन पढ़ाने के साथ पेंटिंग भी करने लगी। उसकी पेंटिंग हजारों रुपए में बिकने लगी और देखते ही देखते वह एक प्रसिद्ध पेंटर के रूप में जाने लगी। अब मधु के गांव का हर व्यक्ति यही कहता है कि बिटिया हो तो मधु जैसे। सच में दोस्तों, बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए और ना ही कोई गलत कदम उठाना चाहिए। ये 2 कौड़ी समाज की सोच से, बल्कि मधु जैसे हिम्मत करके नया जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।